क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं और पूरी टीम है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग क्या कर रहे थे, एक क्वेश्चन था जो AMU में 11th क्लास के एंट्रेंस में, 11th साइंस एंड डिप्लोमा के एंट्रेंस में एक सवाल आया था जो रेजिस्टेंस बेस्ड था, और हम लोगों ने दिखाया था वो 5 रेजिस्टेंस कैसे अरेंज थे। ठीक है, उसी के बेस पे हमने बताया था कि अगर आइडेंटिकल रजिस्टर होते हैं तो क्या कहाँ पे करंट जीरो होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हो, एक जैसा रेजिस्टेंस वो नहीं हो, अलग अलग रेजिस्टेंस हो, तो ऐसे कंडीशन में फिर कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था कि उसको किरचॉफ्स लॉ निकालेंगे। वो किरचॉफ्स लॉ 12th क्लास में है। तो मैं उसी कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। ये तो नीट के लिए, बच्चों के लिए बहुत, नीट जेई के लिए बहुत अच्छा है, और बच्चे नीट जेई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने। उनके नीट जेई के लिए तो है ही है, लेकिन वो बच्चे जो 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या टेस्ट देते हैं या देंगे आने वाले दिनों में, वो कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ। आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, कम आएगा, लेकिन जो फाइनल उसका कंक्लूजन है वो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो वो कंक्लूजन आप याद रखेंगे तो आपके 11th का या डिप्लोमा का जो टेस्ट देते हैं, AMU, जामिया, BHU कहीं पे भी देते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत आसानी से वो काम आ जाएगा। तो आपको वो बच्चे जो हाई स्कूल के डिप्लोमा, हाई स्कूल के बेस पे जो 11 डिप्लोमा का दे रहे हैं, उनके लिए तो सिर्फ कंक्लूजन याद रखिए। और वो बच्चे जो लोग नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा पूरा वो कंसेप्ट को समझे। और ऐसे भी वो जहाँ पे भी है वो समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करके फाइनल एंड कंक्लूजन में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे चले हम लोग। अब मैं ये एक फिगर बना रखा है और इसका प्रिंसिपल लिखा, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। ये जो अरेंजमेंट है 5 रजिस्टर का जो पिछले हम लोगों ने किया था, इस अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। व्हीटस्टोन एक नाम है और वो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। और जो अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया है किरचॉफ्स ने। तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं जब अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी, और यहाँ एक की लगा हुआ, एक्सटर्नल की है। इसी तरह से ये जो बैटरी से एक करंट जाएगा, अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो एक करंट आई यहाँ से चलेगा, यहाँ ए पॉइंट पे आएगा। यहाँ से 2 रजिस्टर है, एक रजिस्टर पी है, ये इधर क्यू है, ये आर है, ये एक्स है। तो ये पी क्यू तो फिक्स रजिस्टर होता है, एक्स भी फिक्स होता है, लेकिन आर जो है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इसका हम लोग रियोस्टेट से अगर अरेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो इसको हमने रजिस्टर्स को लगा दिया यहाँ पे। ये 4 रजिस्टर है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, इसके अंदर रजिस्टर भी लगा सकते हैं, रजिस्टर भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर करंट या पोटेंशियल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो इसके डिफ्लेक्शन से पता चलता है। अगर इसका डिफ्लेक्शन 0 है, यानी नो डिफ्लेक्शन है, तो इसके अंदर करंट 0 है, और अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो करंट आ रहा है कुछ ना कुछ। कितनी बात समझ में ये? तो ये 4 रजिस्टर लगे हुए, ये वेरिएबल रजिस्टर है, और ये बैटरी है, ये हमारा एक की है। एक की यहाँ पे भी लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको दोनों की को क्लोज करते हैं, दोनों की को क्लोज कर, ये वाला की भी और ये की भी, तो एक करंट आई जो है ना ये चलेगा यहाँ से, ये करंट ए पे पॉइंट पे आएगा। अब ये 2 रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्ट है, और अगर पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पे ये करंट, एक करंट I1 इधर से जाने लगा, ये I2 इधर से जाने लगा। I1 जो ना P से जाएगा तो यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, और यहाँ पे एक पोटेंशियल हो जाएगा, यानी A और B पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा एक। ऐसे ही यहाँ पे I2 जब जाएगा R से तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से यहाँ दोनों A एंड D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब B एंड D पे अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा
तो करंट इस वाले सर्किट में, यानी कि गैल्वेनोमीटर है, इसमें से करंट चलेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो। अब हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है और डी पे पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल बी पे ज़्यादा है तो करंट बी से चल के डी की तरफ जाएगा, ये करंट बी से चल के डी की तरफ जाएगा ये। और एक करंट I3 यहाँ जो ये इसमें से एक पार्ट करंट का I3 इस वाले सर्किट से होते हुए जाएगा, और यहाँ जो बचा हुआ करंट I1 माइनस I3 ये Q से होता हुआ जाएगा। अब ये जो है एक करंट I1 I3 इधर से चला रहा है सी तक पॉइंट तक, और ये I3 जो है इसमें हमारा B से D की तरफ जा रहा है, ठीक है, B से D की तरफ जा रहा है। यहाँ से जो I2 करंट था A से D की तरफ आ रहा था, ये करंट I2 और ये I3 ये दोनों यहाँ से एक दूसरे से कंबाइन होके और इधर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। इधर से आया हमारा I1 माइनस I3 सी तक आ रहा है ये करंट, और यहाँ से I2 प्लस I3 ये हम लोगों ने दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पे जो नेट करंट हो जाएगा इनको प्लस करने के बाद I3 कैंसिल होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। I1 प्लस I2 I कहते हैं, जैसे ये I यहाँ से गया था, इन किया था, तो I1 प्लस I2 में दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, वही I1 प्लस I2 फिर I के बराबर होगा, ये दोबारा ये I करंट यहाँ से ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से सर्किट में पूरा करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेजिस्टेंस अलग अलग कनेक्ट होता है। अब देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या है। एक बड़े क्लास में जब जाएंगे, जैसे छोटे बच्चे, बड़े जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए किरचॉफ्स लॉ जाते हैं, दो रूल होता है, एक हो जंक्शन रूल होता है, एक होता है लूप रूल। जंक्शन रूल में बताते हैं कि करंट किधर से भी आए, लेकिन किसी भी जगह पे जहाँ पे जंक्शन है, ज्वाइनिंग है, वहाँ पे करंट एक्यूमुलेट नहीं होता, वो फिर आता है चला जाता, किधर से आएगा किधर जाएगा। ये जिस तरह से पानी का बहाव होता है कि जब पानी आते हैं कहीं से तो किसी तरफ चले भी जाते हैं, तो कहीं नहीं पानी आते हैं, जैसे बारिश में पानी आते हैं जाते हैं, ऐसी तरह से बोला गया करंट भी है, करंट आता है तो कहीं रुकता नहीं, चला जाता। तो जंक्शन रूल कहलाता है। किसी भी ज्वाइनिंग पे, वो हम डिटेल में अलग बता देंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं ऐसे बताता हूँ। तो जंक्शन रूल में किसी भी ज्वाइंट पे कोई भी करंट जमा नहीं होता, किधर से आता है किधर दूसरी तरफ चला जाता है, तो वहाँ पे कोई चार्ज जमा नहीं होता है। एक तो जंक्शन रूल कहलाता है। एक लूप रूल कहलाता है, जिसमें अगर एक लूप लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में लेते हैं, तो एक जो सर्किट क्लोज बन जाता है, तो उसमें जितने भी रेजिस्टेंस है, जो भी करंट आ रहा है, जितना नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसके अंदर लगे हुए बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, उसके अंदर लगे हुए बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, जितना उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रजिस्टर लगा हुआ। तो इसको कहते हैं लूप रूल। तो दो रूल होते हैं, एक जंक्शन एक लूप रूल होते हैं। उसके हिसाब से हम लोग इसका इक्वेशन बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि कैसा इक्वेशन बनता है, फिर क्या रिलेशन आता है। आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। ये पे एक करंट आया है यहाँ से, ये करंट जो आया हमारा इन किया है यहाँ से I1, तो ये करंट जो है ना, एक I1 I2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फिर ये एक करंट यहाँ जाके I3 इधर से अगर ये क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक लूप बनाएंगे ABDA, ये एक लूप बनता है, ठीक है ना, क्लोज लूप बन गया ये। और दूसरा BCD, ये एक दूसरा लूप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक लूप पे देखते हैं, जो लूप है ABDA, इसमें क्या होता है, एन क्लोज्ड लूप ABDA, देख रहे ना, ये ABDA। एक करंट I1 इधर से जा रहा है, तो ये I1P जो रेजिस्टेंस है, इससे मल्टीप्लाई के इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ से एक I3 चलेगा ये, तो ये I3 ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसमें, तो I3 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर ये जो है ना, ये क्लॉकवाइज जब लेके चलते हैं, तो ये हम लोग क्लॉकवाइज में तो डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, लेकिन अब ये जो I3 है, जब ये क्लोज बनाएंगे तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन, ये क्लोज लूप बनाएंगे ना, तो ऐसे ही है। तो ये I2 जो आ रहा था करंट, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का लूप बन रहा है, ये जो डायरेक्शन है, और ये जो करंट आ रहा है, करंट I2 इधर से A से D की तरफ जा रहा है I2, लेकिन यहाँ पे जो लूप के हिसाब से हमारा जो डायरेक्शन बन रहा है वो D to A हो रहा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हमारा माइनस में आ जाएगा, ये हमारा इस तरह से I2 आ गया, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब इसमें देखते हैं कोई बैटरी लगा है या नहीं, तो इस लूप में कोई भी बैटरी नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है टोटल ये 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बैटरी लगा हुआ नहीं है। कितनी बात सुन में ये, तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ये इस तरह से इस लूप का ABDA।
पॉइंट समझ में आ गया बात कि जितने भी करंट होंगे उस लूप में, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम करेंगे, साइन कन्वेंशन लेते हैं करंट के डायरेक्शन के हिसाब से और उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज करते हैं। जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें जो बैटरी अटैच है वो कितना है उसके बराबर होगा वो। अगर बैटरी नहीं है तो वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाला बैटरी नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं है, तो इसलिए इसका इक्वल टू जीरो कर दिया। अगर हम लोग इस वाले लूप के लेते हैं बी सी डी ए इन क्लोज्ड लूप बी सी डी ए, इस वाले लूप पे लेते हैं बी सी डी ए। अब देखिए यहां से करंट चल रहा I1 माइनस I3, ये रेजिस्टेंस है Q, तो I1 माइनस I3 ये तो करंट था और ये रेजिस्टेंस Q था, ठीक है, ये हम लोगों ने, तब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस लूप का डायरेक्शन लेंगे ये इस तरह से, तो इस वाले में ये X वाले जो रजिस्टर है इसमें करंट जो जा रहा है इधर जैसे जा रहा है, लेकिन लूप का डायरेक्शन उल्टा है, तो अब हम लोग कौन सा साइन लेंगे, माइनस, नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3 इंटू एक्स, ये पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले रजिस्टर में हो जाएगा। फिर ये जो लूप है ये ऐसे लूप बना रहे हैं, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में ये वाला जो करंट आ रहा है I3 नीचे आ रहा है, लेकिन लूप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लूप का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन करंट नीचे आ रहा, तो दोनों ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो I3 RG इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें भी कोई हमारा बैटरी नहीं लगा हुआ है। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया, किरचॉफ लॉ का लूप रूल लगा दिया हम लोगों ने। जो बच्चे हाई स्कूल के बाद वाले देख रहे हैं या डिप्लोमा वाले जो बच्चे हाई स्कूल के बाद वाले देख रहे हैं, उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखें, इसको समझे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद है। आगे चलते हम लोग, मैं जो फाइनल बताऊंगा उसके बाद बताता हूँ। आगे चले हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा। अब क्या बताया कि ये जो R था, ये रेजिस्टेंस जो था ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया गया है कि इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसके ज्यादा कम होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है D पे, वो B के बराबर आ जाए। मान लो पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा था, B पे ज्यादा था, D के पे कम था, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, अगर तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से रेजिस्टेंस को चेंज करके, कम ज्यादा करके, और B और D का पोटेंशियल को बराबर कर देते हैं। और जब B एंड D का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो जब दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तो ये I3 जो करंट हम दिखा रहे हैं B से जो D की तरफ जा रहा है, वो जीरो हो जाएगा। कितनी बात समझ में, वो जीरो हो जाएगा। और जब वो जीरो हो जाएगा, तो इस जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मतलब हुआ कि जब भी कभी ये बैलेंस होगा, तो उस वक्त पोटेंशियल B एंड D का बराबर होगा, इक्वल होगा। The potential of B and D will be equal when there will be balanced Wheatstone bridge. जब दोनों बैलेंस्ड होंगे तो। कितनी बात सुन में, क्या क्या हम लोगों ने रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके, और हम लोगों ने B और D का पोटेंशियल बराबर कर दिया, और बराबर करने के बाद देखा कि अगर बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा इस वाले में, I3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन को यहाँ पे लिखते हैं, और थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है। ये लिखा हमने, एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस R so that the potential of B and D should be equal, यानी R का रेजिस्टेंस इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि B and D का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। Also I3 will be, also I3 is equal to जीरो, ठीक है। अगर हम एडजस्ट करेंगे तो I3 जीरो हो जाएगा इस वाले में, जब दोनों पे पोटेंशियल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये जब ये जीरो हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 था, ये कैसे चेंज हो गए, क्या बन जाएगा, वो हम बताने जा रहे हैं इसको। पुटिंग I3 इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, I3 को इसमें 1 में डालते हैं, तो देखिए ये हमारा I3 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू जीरो। तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू जीरो।
या फिर I1P इज इक्वल टू I2P I2R, ये इक्वेशन 3 आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आ गया ये। इसको जीरो डाल के इसको इस तरह से लिख दिया। अगर हम लोग यहाँ पे I3 को जीरो करते तो ये 3 डालेंगे जीरो हो जाएगा, ये 3 डालेंगे जीरो हो जाएगा, इसको ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, I1Q बच जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये I1Q ये वाला आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा I2X माइनस I2X इज इक्वल टू जीरो, और इसको माइनस में था उसको उधर कर लेते हैं, तो I1Q इज इक्वल टू I2X, ये हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन बन जाएगा। ये कहाँ समझ में आया, ये आ रही बात समझ में। सिर्फ I3 को जीरो कर दिया, और जीरो करने के बाद इस इक्वेशन को दोबारा से मॉडिफाई करके लिख दिया। इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया ना, इसे मिटा के फिर मैं उसको लिखता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, इसे मैं मिटाता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, तो ये 3 था हमारा और ये 4 है, इसको करते तो क्या आएगा ऐसे, ठीक है। दोनों को यदि लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट को राइट से डिवाइड कर दिया, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X, ये हमारा रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आएगा, जब भी कभी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये बी एंड डी पे पोटेंशियल बराबर होते हैं। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। और बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, इस आर को चेंज करके हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई X, ये ऊपर का रेजिस्टेंस का रेशियो, नीचे से, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आगे इधर ले लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, P अपॉन R Q बाई X, ये भी सेम है, यानी P अपॉन R का जो रेशियो होगा, Q बाई X का जो रेशियो होगा, P बाई Q R बाई X या P बाई R, इधर कर लिया इसको उधर कर लिया, ये दोनों ही बराबर है, और इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी जब भी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तो इनका रेशियो हमेशा ही बराबर रहेगा। कितनी बात समझ में आई, इस तरह से रेशियो बराबर रहेगा। अब क्या है कि जो लोग नीट और जेई के लिए, उनके लिए तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे हाई स्कूल के पास, अगर बाद वाले बच्चे हैं जो डिप्लोमा देंगे हाई स्कूल के बाद, कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं या हाई स्कूल तक करें, उनके लिए क्या याद रखना है कि अगर 5 रजिस्टर्स अगर एक जैसे, मतलब एक जैसे है तब भी, और अलग अलग तब भी, तो उनका रेशियो ले लो, ये P अपन Q का रेशियो ले लो, R बाई X का ले लो। अगर दोनों का बराबर आएगा तो इसके बीच वाले में करंट जीरो हो जाएगा और ये रेशियो बराबर आ जाएगा। तो जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू डाल दीजिए, जो अननोन रजिस्टर्स है उसको हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे जो नीट जेई के बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है, ये वाला रजिस्टेंस निकालना होता है, अननोन रजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होता है। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में, कंपेयरिंग द पोटेंशियोमीटर या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू बैटरी, ठीक है, ये उसमें एप्लीकेशन है, ये नीट जेई के लिए है। लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे, अब उन्हें क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है हाई स्कूल और डिप्लोमा के बच्चों के लिए कि अगर ये इनका रेशियो बराबर होगा तो इसके बीच में करंट जीरो हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका वैल्यू डाल दिया, जो निकालना वो निकाल लीजिए, अननोन जो है। या फिर ये दो, अगर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जब करंट जीरो हो जाएगा तो इसे हटा दीजिए, और फिर ये सीरीज में आ जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा, दोनों को प्लस करके अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे निकालते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब वो क्वेश्चन जो एएमयू में आया हुआ था जिसके बारे में बताया था, अलग अलग रेजिस्टेंस है, उससे मैं करता हूँ, बनाता हूँ, फिर उसको करके मैं दिखाता हूँ उसको, ठीक। ये हमारा एएमयू में क्वेश्चन दे रखा था, हमने बताया एएमयू 11 डिप्लोमा का पेपर था 24-25, क्वेश्चन में 11 में था, ए सीरीज था पेपर का, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा था, देखिए 4 रजिस्टर है, ये 8 ओम है, ये 4 ओम है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, 6 एम्पियर का करंट इन कर रहा है। तो बताना है कि इसमें कितना करंट जाएगा, 6 ओम का रजिस्टर। इन द गिवन फिगर द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर इज, 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, कैसे हम लोग बताएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, ये 8 है, ये 4 है, तो इसका रेशियो कितना होगा, 8/4 2:1। ये है 20, ये है 10,
तो 20/10 2:1 दोनों का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और जब बैलेंस्ड स्टोन व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो इसमें करंट कितना होगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। कितनी बात समझ में आई है? तो इस तरह से करना था। तो क्या है कि जो बच्चे स्कूल वाले हैं उनको क्या करना है कि एक तो ये देखना है कि अगर आइडेंटिकल है तो करंट 0 होता ही है, अगर सभी रजिस्टर आइडेंटिकल है तो करंट 0 होता ही होता है। लेकिन अगर रेशियो इनका सेम है, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है और अगर उनका रेशियो सेम आएगा तब भी इसमें करंट 0 जाएगा, ठीक। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे नॉर्मल तरीका होता है वैसे निकाल लेंगे आप लोग। ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और साथ ही उसको किरचॉफ्स लॉ से हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और मेरे पूरी टीम है, तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द जो लोग भी किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं एमयू जामिया से रिलेटेड, वो हमसे कांटेक्ट करें और हम बताएंगे उनको कब से तैयारी हो रही है, कब से कौन सा क्लास शुरू हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे समझिए और मैं और क्वेश्चन कराता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।